First MCQ. It says a plane mirror on a vertical wall forms an image of an object placed in front of it. Which characteristics describe the image? Real and inverted, real and upright. तो हमें पता है कि मिरर से कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है. वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट. तो वर्चुअल इमेज बनेगी और वो इन्वर्टेड नहीं होती बल्कि अपराइट होती है. तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट होगा. Next MCQ. The diagram shows light traveling in air incident on the surface of a glass block. Some light is reflected and some light is refracted. Which diagram shows the reflection and the refraction of the light? First diagram में हम देख सकते हैं कि लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर हो रही है. ये एयर से लाइट आई और ग्लास में एंटर हो गई. तो जब ये ग्लास में एंटर हो गई तो इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ऐसे ही होना भी चाहिए था. लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जो इस तरफ जा रहा है ये सही नहीं है. अगर लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा था तो उसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था इक्वली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के इस तरफ रिफ्लेक्ट होना चाहिए था. लेकिन ये वाला जो पोर्शन जा रहा है ये फिर गलत हो गया. पार्ट बी में लाइट इज कमिंग इंसिडेंट एट दिस पॉइंट एंड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, तो ये पोर्शन यहाँ तक तो सही है. जो पोर्शन ग्लास में रिफ्रैक्ट हो रहा है वो इस तरफ नहीं जा सकता, वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है. तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया. पार्ट सी में सम ऑफ द लाइट इज कमिंग बीइंग रिफ्लेक्टेड, यहाँ तक ठीक है. बट द पोर्शन विच इज बीइंग रिफ्रैक्टेड इज बीइंग बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जबकि हमें पता है कि whenever the light is coming from a less dense medium like air and entering a more dense medium like glass, it should bend towards the normal, not away from the normal. जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है. तो ये वाला जो पोर्शन है इससे पता चल रहा है कि ये करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लाइट आई एयर से, सम ऑफ इट गॉट रिफ्लेक्टेड, followed this path, right, and the other or the remaining portion refracted and bended towards the normal. तो इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल सही हैं. तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, डी वाला. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. और ये बात सही नहीं है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि लाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड शुड बी entering into a less dense medium. Air is a less dense medium, glass is a more dense medium. तो when it is coming from air into glass, उस वक्त total internal reflection होना possible नहीं है. The larger the refractive index of glass, the larger is the critical angle. ये statement भी सही नहीं है. When total internal reflection occurs, the angle of incidence is equal to angle of reflection. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी reflection होगा तो laws of reflection को follow करेगा. और law of reflection ये कहता है कि angle of incidence should be equal to angle of reflection. तो ये वाली statement correct है. When total internal refraction occurs, the angle of incidence is less than the critical angle. ये भी सही नहीं है क्योंकि angle of incidence critical angle का equal होता है तभी total internal reflection होता है. An object is placed in front of a converging lens of focal length 4.0 centimeters. The height of the image is 6 centimeters. तो ये एक important information है, हमें height of the image given है 6 centimeter. The arrangement is shown on the scale diagram. तो इस स्केल डायग्राम से हम आइडिया करेंगे कि 6 सेंटीमीटर किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है. तो हाइट ऑफ इमेज को अगर हम देखते हैं, हम देख रहे हैं कि ये 5 बॉक्सेस यहाँ तक हो गए, स्मॉल 5 बॉक्सेस, देन अनदर स्मॉल 5 बॉक्सेस एंड देन अनदर 5 स्मॉल बॉक्सेस. तो इसका मतलब है कि 15 बॉक्सेस यहाँ पर शो कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर की लेंथ को. वो 5 बॉक्सेस जो होंगे वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ को
शो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 5 बॉक्सेस हो गए और ये 2.5 हो गया। तो 5 बॉक्सेस पे 2 की लेंथ हो गई और फर्दर 2.5 पे 1 की लेंथ हो गई। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी यहाँ पर वो 3 सेंटीमीटर्स होगी, बिकॉज 5 boxes are showing 2 centimeters. It means 2.5 boxes 1 centimeter को शो करेंगे, और अगर हम 5 और 2.5 को ऐड करें तो 7.5 बन जाता है। तो इसका मतलब है 7.5 3 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट लेंथ को शो कर देगा यहाँ पर। ओके, हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस? नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम एच आई कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एच ओ। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 6 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 3.0 आ रही है। डिवाइड करेंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन का आंसर यहाँ पर 2 आ रहा है, और 2 यहाँ पर ऑप्शन सी से शो हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। Which range of sound frequencies include only frequencies of sound that can be heard? तो जो हेयरिंग रेंज की फ्रीक्वेंसी है आ, उसको पूछा जा रहा है बाय अ हेल्दी ह्यूमन ईयर। ऑप्शंस गिवन है 0.5 हर्ट्स टू 50 हर्ट्स। 0.5 ऑब्वियसली हेयरिंग रेंज में नहीं है, 5 टू 500 इसमें 5 हेयरिंग रेंज में नहीं है, देन 50 हर्ट्स टू 5000 हर्ट्स, ये दोनों के दोनों हेयरिंग रेंज में है, क्योंकि हेयरिंग रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 20 हर्ट्स और इट एंड्स एट 20,000 हर्ट्स। तो 50 एंड 5000 दोनों इंक्लूसिव हैं इस रेंज के अंदर, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट एक और ऑप्शन भी गिवन है 500 हर्ट्ज टू 50,000, तो ऑब्वियसली इसमें 50,000 हमारी ह्यूमन हेयरिंग रेंज से बाहर जा रहा है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए और करेक्ट वाले को मैंने सर्कल कर दिया। Next, an aircraft flying through the air becomes electrically charged. What causes this to happen? Background radiation in the aircraft, तो background radiation की वजह से एयरक्राफ्ट चार्ज हो जाए, इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड रेडिएशन नहीं होती है। Secondly, heat friction of the aircraft with the air. So this is one reason. एयर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रब कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे विद द सरफेस ऑफ द एयरक्राफ्ट, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है और रबिंग है तो वो उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देगी। हीटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट सरफेस इसकी वजह से चार्ज नहीं होगा। रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट ये भी उसको चार्ज नहीं करेंगी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है कि फ्रिक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट विद द एयर वुड कॉज इट टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रबिंग एक तरीका होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज अपीयर हो जाता है, स्टैटिक चार्ज। नेक्स्ट, टू मेटल स्फेयर्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, द टू spheres repel each other, which statement explains this? ऑल्दो ये डायरेक्टली वेव्स के चैप्टर का नहीं है लेकिन कर लेते हैं। तो बोथ स्फेयर्स आर चार्ज एंड बोथ आर पॉजिटिव, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्फेयर्स पे चार्ज है और सेम चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। both spheres are charged but one is positive and the other one is negative, so if they carry opposite charges तो फिर repulsion नहीं हो सकती, attraction होनी चाहिए। the spheres have the same number of electrons, अगर same numbers of electron रखते हैं तो again दोनों के ऊपर एक ही तरह का चार्ज होगा या दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, तो रिपल्जन नहीं हो सकती है। द स्फेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगेन उसकी वजह से भी रिपल्जन नहीं हो सकती है। द डायग्राम शोज टू वेवफॉर्म्स, विच एरो शोज द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वाली जो वेव है ये तो ट्रांसवर्स वेव है, तो ज़ाहिर है इसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाली वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो बी है ये ऑब्वियसली वेवलेंथ को शो नहीं कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दिस इज शोइंग द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेवलेंथ किस तरह शो कर रहा है? इट इज स्टार्टिंग एट द एंडिंग ऑफ द कंप्रेशन, ये हमारा कंप्रेशन है, उसके एंडिंग ऑफ द कंप्रेशन से स्टार्ट हो रहा है एरो, और एंडिंग ऑफ द कंप्रेशन पे जाके एंड हो रहा है।
तो इट मीन्स कि ये दो सिमिलर पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस वन would be representing the wavelength of a longitudinal wave. Next question. A bell on a wall outside a classroom rings. A student is standing at point X. तो ये डोर है यहाँ पे और स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी इन फ्रंट ऑफ द डोर नहीं खड़ा हुआ है. On the view from above. Shown on the view from above, the door of the classroom is closed and the student in the room at X hears the bell rings. The door is open and the sound heard by the student from the bell is louder. तो जब डोर क्लोज है तब भी साउंड आ रही है, बट व्हेन इट इज ओपन तो जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है इस स्टूडेंट के लिए विच इज स्टैंडिंग एट दिस प्लेस, इट इंक्रीजेस. व्हाट कॉजेज द साउंड रीचिंग द स्टूडेंट टू बी लाउडर? तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है. डिफ्रैक्शन की वजह से जो साउंड वेव्स यहाँ पर इस तरह से आ रही होंगी, जब वो गेट से एंटर होंगी तो वो फिर उनकी एजेस बेंड हो जाएंगी और एजेस बेंड होने की वजह से वो फिर जो है ना स्प्रेड अप होंगी और ज़्यादा स्प्रेड होने की वजह से वो एक्स पे भी अच्छी लाउडनेस के साथ पहुंचेंगी. तो इस वजह से एक्स पे खड़े हुए जो स्टूडेंट है उसको लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीज होके मिल जाएगी. A boy stands beside a girl in front of a vertical plane mirror. They are equal distances from the mirror. As shown, the boy sees an image of the girl. तो इसमें जो है ना ये हमारा ऑब्जर्वर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसकी इमेज सी यानी यहाँ से सीन होगी. वेयर इज द गर्ल्स इमेज? तो इसके लिए हम जो वेव बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट से लेकर इस पॉइंट तक की होगी, यहाँ तक वेव आएगी एंड इट वुड गेट रिफ्लेक्टेड बाय दिस पॉइंट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये जो रे है ये ऑब्जर्वर तक जाएगी. अगेन यहाँ पर हम जो है ना एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और नॉर्मल से हम शो करेंगे कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. सेकेंडली हम ये करेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे. तो अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करूं सो इट वुड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए. तो ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर इमेज बनेगी फॉर दिस बॉय जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी. तो इसको ऐसा लगेगा कि ये रे स्ट्रेट इस पॉइंट से इसकी आई में एंटर हो रही है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. ऑल्दो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है लेकिन उसकी इमेज पॉइंट ए पे बन रही है. तो करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पर ए को सर्कल कर देंगे और आपके पास जो शीट होगी आप उसके अंदर इसको शेड कर देंगे. लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस. द refractive index of water is 1.3. The angle of refraction in the water is 40. कि हमें refractive index of water given है 1.3 और angle forming in the water वो 40 है. तो बेसिकली हमें दो चीज़ों की वैल्यू गिवन है. n is 1.3 and refraction's angle is 40 degree. What is the angle of incidence in air? I हमने कैलकुलेट करके फाइंड करना है. तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. n is equal to sin I अपॉन sin R. इसका मतलब होगा कि sin I is equal to n times sin of angle of refraction. तो n की वैल्यू हमारे पास है 1.3. रिफ्रैक्शन का एंगल हम यहाँ पर 40 पुट करेंगे और साथ साथ हम ये कर लेते हैं कि साइन को यहाँ मूव करके इसका साइन इनवर्स कर लेंगे तो आई का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट passing through a triangular glass block which is commonly called a prism. Which angle is the critical angle of light in glass? अब यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स शो हो रहे हैं. यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है और दो एंगल्स यहाँ पे गिवन है. एक एंगल बी है विच इज विद द सरफेस एंड देयर इज अनदर एंगल जो कि नॉर्मल से ड्रॉ करके दिया हुआ है.
अब ये वाला जो एंगल ए है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. Since the light has entered in a denser medium, so it bended. It did not continue its path straight, it bended towards the normal. तो नॉर्मल की तरफ जब ये बेंड हो गई तो यहाँ पे एंगल सी बन गया. फिर ये रे कंटिन्यू कर रही है और ये ग्लास से अब एंटर हो रही है दोबारा एयर में. तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना है वो उसी वक्त होता है व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड इट इज एंटरिंग इनटू अ लेस डेंस मीडियम. यहाँ पे जो एंगल डी होगा ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फुल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये जो रे आ रही थी ये रिफ्रैक्ट होने के बाद अलोंग द बाउंड्री मूव कर रही है. तो हमने ये जो यहाँ पे नॉर्मल बनाया हुआ है, अगर हम इस नॉर्मल से इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज. और अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स द क्रिटिकल एंगल. तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इस डी से शो हो रहा है. तो हम अपने आंसर में इस डी को सर्कल कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, यही करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट हमारे पास है अ लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज एज शोन इन द स्केल डायग्राम. तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस्ड है, दो रेज यहाँ से इमिट हुई फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी. और सेकंड रे हमारे पास ये वाली है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है या सेंटर ऑफ द लेंस में से पास हो रही है. तो ये वाली रे कभी भी डेविएट नहीं होती, इट कंटिन्यूज इट्स पाथ एज इट इज अनडेविएटेड. ये दोनों रेज आगे कंटिन्यू होके जा रही हैं और एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. हमें ये बताना है कि इस लेंस ने कितनी लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे प्रोड्यूस की है. तो अगर हम देखें ऑब्जेक्ट में 5, 6, 7 और 7.5 बॉक्सेस हैं. सो फॉर object, the length of object, there are 7.5 boxes. Then we have 5, 10, 15, 20, 21, 22 and 20, 2.5. ये boxes बन रहे हैं image के लिए. Linear magnification is height of image divided by height of object. Height of image हमें यहाँ पे 22.5 मिल रही है, height of object 7.5 है, तो आंसर 3.0 आ जाएगा और 3.0 से हम फिर ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लेंगे. बाकी यहाँ पे लेंथ वगैरह नहीं गिवन है, तो जब भी ग्राफ के ऊपर इस तरह की इमेज ड्रॉ हुई हुई हो तो हम फिर ग्राफ के बॉक्सेस से इस चीज़ को डिटरमिन कर लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है और उसके अगेंस्ट में हाइट ऑफ इमेज कितनी है, और फिर लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, उससे आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं. Ultraviolet radiation is a component of the electromagnetic spectrum. Which application uses ultraviolet radiation? यहाँ पे different applications given है: Bluetooth technology, prenatal scanning, sterilizing water and thermal imaging. तो sterilization में हम ultraviolet rays को commonly use करते हैं. Next question. The diagram shows two divergent rays of light from an object O being reflected from a plane mirror. तो आपके पास एक रे ऑफ लाइट ये है जो कि मिरर की तरफ जा रही थी, इस पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुई, और सिंस इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ज़ीरो बनेगा, तो ये 0 डिग्री पे ही फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो ये वाला एरो शो कर रहा है कि रे वेंट टूवर्ड्स द मिरर और ये वाला एरो शो कर रहा है कि इट वाज रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ. सेकंड रे हमारे पास ये है और ये एरो शो कर रहा है कि इट वेंट टूवर्ड्स द मिरर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था. यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं
तो नॉर्मल बन जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम एंगल, तो इसने ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एट विच पोजिशन इज द इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज फॉर्म होगी अगर हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये हमें बी से आती हुई नजर आएगी। और इसी तरह से इस रिफ्लेक्टेड रे को भी अगर हम एक्सटेंड बैक करेंगे, सो इट वुड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट बी। तो फर्स्ट रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई, उसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया डॉटेड, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और सेकंड रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई, उसको भी हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो पॉइंट बी बन गया जहां पे इमेज बननी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये वाला बी हो जाएगा। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ plane mirror. On a mirror at an angle of 45 as shown, the mirror can be rotated about an axis into the page through point X. The mirror is rotated until the light is reflected back along its original path, through which angle the mirror is the mirror rotated. लेकिन जब मिरर रोटेट इस तरह होगा ना कि यहाँ पर जो एंगल है वो इस तरह सेट हो जाए कि ये मिरर वर्टिकल हो जाए, और ये जो इंसिडेंट रे है ये इस तरह से इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, क्योंकि उस वक्त इस इंसिडेंट रे का जो एंगल नॉर्मल से बनेगा वो 0 डिग्री होगा, और जब 0 डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट करेगी तो ये स्ट्रेट बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें एंगल को रोटेट करवाना पड़ेगा फर्दर 45 डिग्री, और अगर आप डायरेक्शन देखेंगे इसकी तो ये क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बन रही है। तो हम इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे, 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन इज नीडेड for the ray to be reflected back. Next question है, a ray of light is incident on a plastic block at an angle of incidence I. The refractive index of the plastic is n. The light ray refracts along the plastic air boundary which when it reaches x. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये बाउंड्री है, तो हम बाउंड्री के परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बनाते हैं, ये हमारा नॉर्मल बन जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 41 बन गया। फिर ये रे कंटिन्यू करके नेक्स्ट बाउंड्री पे पहुंची, तो यहाँ से इस तरह रिफ्रैक्ट हुई कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री पे चला गया, यानी ये अलोंग द बाउंड्री हमारे पास रिफ्रैक्ट हो गई है। अब हमें फाइंड ये करना है कि विच इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक एन से शो हो रहा है, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, इसके लिए हमें 4 रिलेशंस गिवन है। इस आई का यानी ये आई एंगल है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले को यूज करने की ना एक कंडीशन ये है कि n और r सेम मीडियम के होने चाहिए, और n अगर प्लास्टिक का है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक को शो कर रहा है, तो I के अगेंस्ट में जो एंगल प्लास्टिक में बनेगा यानी ये जो 41 है ये हमें R की जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 41 आना चाहिए, और साइन आई को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे सो इट वुड बी n टाइम्स साइन ऑफ 41 डिग्री, ये रिलेशन बनेगा साइन आई के लिए, और ये शो हो रहा है पार्ट सी में, तो हम पार्ट सी को सिलेक्ट कर लेंगे एज द करेक्ट ऑप्शन। द डायग्राम शोज white light entering a prism. What happens at point X, and what is the color of light that strikes the screen at Z?
तो x पे डिस्पर्जन ओनली, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ओनली। तो बी एंड सी सिर्फ x के लिहाज से करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो है ना, हमें जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है Z पे, वो हमें देखना है। तो हमें पता है कि जब वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो ये जो ऊपर वाला कलर होता है ये लीस्ट बेंडिंग शो करता है और नीचे वाला कलर मोस्ट बेंडिंग शो करता है। और जो नीचे वाला कलर है ये ज़्यादा बेंड हो रहा है, अपर कलर और लेयर शोज लेसर बेंडिंग। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी बेंडिंग भी उतनी कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से बेंडिंग ऑफ द रे ज़्यादा हो जाती है। तो अब इन्होंने दो कलर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ब्लू एंड रेड। तो ऑब्वियसली रेड वो है जो कि लेसर बेंडिंग शो कर रहा होगा, तो ये वाला जो कलर है ये रेड होना चाहिए और पॉइंट एक्स पे दोनों फिनोमिनाज हो जाएंगे, यानी रिफ्रैक्शन भी होगा और साथ साथ लाइट डिस्पर्स भी हो जाएगी, स्प्लिट अप भी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। विच रो नेम्स अ रीजन of the electromagnetic spectrum with a wavelength longer than that of the visible light and a region with a frequency that is greater than that of the visible light? दो चीजें हैं, a wavelength longer than that of visible light. visible light से ज्यादा जो longer wavelength होती है वो तीन portions की होती है, radio waves, then we have microwaves and then we have IR. इसके बाद विजिबल लाइट आ जाती है। तो इन तीनों की वेवलेंथ ग्रेटर देन विजिबल लाइट है। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अच्छा, एंड अ रीजन विद अ फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन द विजिबल लाइट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर की बात करेंगे तो फिर तीन रीजन्स बनेंगे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस एंड गैमा रेस। तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्ट्रावायलेट है जो कि मैच कर रहा है इस ऑप्शन में, और इंफ्रारेड भी मैच कर रहा है। तो फिर हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। ये जो तीन पोर्शंस हैं इन तीनों की जो वेवलेंथ है that would be larger than the visible light but frequency would be lesser than the visible light। और ये वाले जो तीन पोर्शंस हैं इनमें वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी than the visible light but the frequency would be larger than the visible light। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 7 कंपोनेंट्स इस तरह से बन जाते हैं। Sound travels at different speeds in different states of matter. Which list gives the three states of matter arranged in order of the speed of sound from slowest to fastest? तो स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट में हमारे पास ऑप्शन ए बनेगा, लाइट सबसे स्लो गैस में ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है और सॉलिड में फास्टेस्ट हो जाती है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड by vertical plane mirror, real and upside down, virtual and upright, real and larger, virtual and smaller than the object। तो virtual and upright ये मिरर की इमेज को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Okay, the next question says a ray of light passes into a block of transparent material as shown। तो एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रही है और the angle of the incident ray with the surface of the glass is 35। फिर ये रे बेंड होती है towards the normal because it is entering into a more dense medium। और अगेन इसका जो एंगल है with the surface वो हमें given है। What is the refractive index of the transparent material? Now the first thing is both of these angles are being made with the boundary of the two medium and not with the normal। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें कैलकुलेशन करनी है हमारे जो भी एंगल्स होंगे वो नॉर्मल से बने होने चाहिए। अगर वो बाउंड्री से बने हुए होंगे जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं तो फिर हम सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक नॉर्मल बनाना चाहिए और फिर उस नॉर्मल से एंगल्स फॉर्म करने चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तो वो हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे होंगे, एक डॉटेड लाइन which is perpendicular to the boundary of the two mediums। इसी तरह अब अगर मैं एंगल्स शो करना चाहूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस
सिंस ये पूरा एंगल 90 का होता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 35 से हमें 55 डिग्रीज मिल जाएगा। और इसी तरह से ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 माइनस 60 से हमें 30 मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ n इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम साइन 55 पुट करेंगे, रिफ्रैक्शन की जगह 30 का एंगल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 1.64 आ जाएगा which is being shown by option C here. So option C is going to be the correct answer here. The diagram shows the light incident on a straight edge of a semi-circular glass block after passing through it. Which diagram shows refraction and an angle I equal to the critical angle? तो सिंपल है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई और रिफ्रैक्शन के बाद अलोंग द बाउंड्री ट्रेवल कर रही है तो ये वाला जो इंसिडेंस का एंगल होगा ये क्रिटिकल होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर 90 बन जाता है।